हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर वाइज कंप्यूटर के जो है फैक्ट का और प्लस क्वेश्चन का। तो उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम देखेंगे आज सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें देखेंगे, सॉफ्टवेयर के प्रकार से देखेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के जो होंगे उनसे रिलेटेड देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सभी जो होगा पूरा वीडियो आज सॉफ्टवेयर के बारे में ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे सॉफ्टवेयर की। आने वाले जो भी एग्जाम्स हो, चाहे बीपीओ का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5500 प्लस वैकेंसी जो 3200 प्लस आई हो उसके लिए हो, चाहे जीटी हो, सबके लिए जो है इंपॉर्टेंट, जहाँ भी आपको क्वेश्चन कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हों उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो जैसे सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर एक, अगर हम बात करेंगे तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस व क्रियाओं का वो समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस है जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो है प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो है एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें देखो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम जो होता है वो किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए जो तैयार किया गया इंस्ट्रक्शंस का समूह है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामर क्या होता है, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होता है जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, मतलब जो विशेषज्ञ होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर देखिए सिस्टम का अगर हम बात करेंगे तो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है सॉफ्टवेयर को। पहला उसमें आपका आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा उसमें आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा उसमें है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है हम बांट सकते हैं 3 भागों में। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सबसे पहले पहले वाला देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो प्रोग्राम का वो समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करता है तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह जो होता है कंप्यूटर और यूजर्स के मध्य यानी बीच में जो है ये मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, यूजर्स और कंप्यूटर के मध्य में जो है ये मध्यस्थता का काम करता है, इन दोनों के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में डॉस हो गया। ठीक है, डॉस हो गया, अभी इसके बारे में हम डिटेल से बाद में भी जानेंगे। डॉस हो गया, ठीक है, विंडोज हो गया, विंडोज भी किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। यूनिक्स हो गया, ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है, यूनिक्स हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है मैसिंटॉस, मैसिंटॉस भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भी एक उसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा उसमें आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो 2 प्रकार से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला उसमें है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इसमें अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग की, तो देखिए ऑपरेटिंग में आपके उदाहरण में आ जाता है, इसमें इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस। ये तीनों, ये चारों क्या हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लैंग्वेज ट्रांजैक्शन में ट्रांसलेटर में आ जाता है आपका कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये आपका हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका आ जाता है, इसमें अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसके उदाहरण में आपका आ जाता है वर्ड प्रोसेसर हो गया। ठीक है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल हो गया, डेटाबेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसके उदाहरण यूटिलिटी में जैसे कि एंटीवायरस आ जाता है, बैकअप हो गया, प्रोग्राम हो गया, फाइल मैनेजर हो गया। तो ये सभी क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो आपको बेसिकली एक तरीके से मोटा मोटा सॉफ्टवेयर के बारे में समझ आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है,
चलिए अभी हम इसमें देखें तो अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण हो कि इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं एग्जाम में। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रामों का वो समूह होता है, ठीक है। प्रोग्रामों को क्या होता है, वो समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच संबंध स्थापित करता है। उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वीडियो प्लेयर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सभी क्या होता है, ये पहले से ही बने होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो हार्डवेयर होता है किसी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को जो है चला नहीं सकता, क्रियान्वित नहीं कर सकता, उसको जो है ऑपरेट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है आपके कंप्यूटर के, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कुछ होते हैं, जैसे कि इसका काम क्या है, कंप्यूटर को ऑन किए जाने पर सॉफ्टवेयर को सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः जो है आरंभ करना, इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हार्डवेयर और यूजर्स के बीच जो है ये संबंध स्थापित करता है, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर्स के बीच क्या है, ये रिलेशन स्थापित करता है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर पार्ट्स का नियंत्रण इसका काम करता है, बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना इसका काम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के काम के लिए जो है पृष्ठभूमि जो है तैयार करता है, बैकग्राउंड तैयार करता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न जो एरर्स होते हैं उसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंगित करता है। अब कुछ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस हो गया, ठीक है, MS डॉस जिसको कहते हैं, ये हो गया। दूसरा हो गया एप्पल का होता है मैक OS, ठीक है। विंडोज हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसके विंडोज 95, 98, 2000, विंडोज 2000, ये सभी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। इसके अलावा विंडोज ME आता है, ठीक है, ME मतलब मिलेनियम, विंडोज XP हो गया, विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ये क्या है, वर्जन्स हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स हो गया, ठीक है, लाइनक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। गूगल क्रोम OS हो गया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और एंड्रॉयड OS हो गया, जो मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है, ठीक है। ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है। इसमें अगर देखा जाए तो लाइनक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लाइनक्स क्या होता है, लाइनक्स जो है ये विंडोज़ के समान ही एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में उपलब्ध है, ठीक है। लाइनक्स क्या होता है, फ्री में उपलब्ध होता है, इसके चार्ज नहीं पड़ते, बल्कि विंडोज़ के जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, मतलब विंडोज XP या विंडोज 98 या विंडोज 2000, जितना भी विंडोज 10 हो गया, विंडोज 7 हो गया, इन सभी का चार्ज देना पड़ता है, तब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लाइनक्स ऐसा है जो आपको फ्री में उपलब्ध है, और इसके बावजूद भी जो है लिनक्स का सबसे कम प्रचलन में है। तो इस प्रकार ये आपका चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो उसमें पहला उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकृति या नेचर के कार्यों को एक बैच के रूप में जो है इकट्ठा करके समूह में जो है कार्य किया जाता है, और इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम का लाभ क्या है, तो यह जो है प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन इसमें उपलब्ध रहते हैं, अतः समय प्रबंधन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ता है। इसमें यूजर्स और प्रोग्राम के बीच क्रियान्वयन के दौरान कोई अंतर संबंध नहीं रहता, और रिजल्ट प्राप्त करने में जो है अधिक टाइम लगता है, ठीक है। इसका उपयोग अगर हम बात करेंगे BPOS की, तो ये इस सिस्टम का प्रयोग जो है ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, और जैसे कि हो गया, अगर हम बात करें तो सांख्यिकीय विश्लेषण हो गया, बिल प्रिंट करना हो गया, ठीक है, बिल प्रिंट करना हो गया, और इसके अलावा आपका पेरोल बनाना, ठीक है, पेरोल बनाना। तो इन सभी चीज़ों में आपको किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में आ जाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो
इस प्रकार अगर हम बात करेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो दूसरा प्रकार है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई कार्यों को इसमें संपादित किया जाता है। जैसे कि उदाहरण अगर हम बात करेंगे तो किसी एक प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर दूसरे प्रोग्राम का क्रियान्वयन आरंभ कर देता है, जिसमें प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्रियान्वयन में लगने वाला कुल समय जो होता है वो कम हो जाता है और संसाधनों का जो है बेहतर उपयोग भी संभव हो पाता है। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ये किस में होता है? मल्टी ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम में होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और तीसरा जो होता है वो तीसरे प्रकार में अगर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो तीसरा प्रकार जो है वो आपका आ जाता है इसमें टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, TSOS, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई यूजर्स, जिन्हें टर्मिनल्स कहा जाता है, इंटरैक्टिव मोड में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोग्राम के क्रियान्वयन के बाद प्राप्त परिणाम को तुरंत दर्शाया जाता है। प्रत्येक यूजर्स को संसाधनों का साझा उपयोग के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे टाइम स्लाइड्स या फिर इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो इनपुट देना और आउटपुट देने प्राप्त करने के बीच के समय को हम टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है और इस समय का उपयोग कंप्यूटर द्वारा अन्य उपयोगकर्ता के प्रोग्राम के क्रियान्वयन में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑपरेटिंग जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद चौथा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में। चौथा प्रकार जो है वो कौन सा है? तो चौथा प्रकार आ जाता है उसमें रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, चौथा प्रकार कौन सा आता है? रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, जो कि इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने का महत्व इसमें दिया जाता है। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम उपग्रह के संचालन में करते हैं। ठीक है, हवाई जहाज के नियंत्रण में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो परमाणु भट्टियों में भी इसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, उसमें जो है आपका इसी प्रकार का सिस्टम का प्रयोग करते हैं। रक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया और चिकित्सा के बाद आपका रेलवे आरक्षण हो गया। इन सभी चीज़ों में जो है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है। पांचवा प्रकार इसमें आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो होता है पर्सनल कंप्यूटर के विकास के साथ एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस की गई, ऐसी जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन एक ही समय सीमा या संसाधनों के बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता और यूजर्स को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर इसमें जोर दिया गया। तो इसमें बनाया गया, अगर हम एकल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो हो जाता है MS-DOS। MS-DOS जो है ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट और DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार का उदाहरण है? सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये हो गया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक इसके इसी के अंतर्गत आता है एकल मतलब सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एक आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है इसी प्रकार का उदाहरण है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटर सॉफ्टवेयर का जो है ये उदाहरण है। ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इसी के अंतर्गत, और वो होता है जो है अगर हम बात करेंगे तो इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगले प्रकार में छठवां प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये होता है छठवां प्रकार। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो कई यूजर्स एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग करते हैं तथा उसका प्रोसेस करते हैं। इसके उदाहरण मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जान लीजिए, यूनिक्स है। ठीक है, यूनिक्स, लाइनक्स, लाइनक्स हो गया, और लाइनक्स के अलावा विंडोज 7, ये सभी क्या है? मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो उदाहरण जरूर याद रखिएगा। इसके बाद छठवीं के बाद इसमें आता है सातवां ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, और वो होता है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है अगला प्रकार होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसी भी डिवाइस या किसी भी यंत्र जो है उपकरण है उसके भीतर स्थित प्रोसेसर के प्रयोग के लिए बना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब कोई उपकरण है उसके अंदर स्थित जो प्रोसेसर है उसके प्रयोग के लिए जो बना हुआ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या आता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोसेसर के अंदर ही रोम में स्टोर किया जाता है। अब जैसे अगर हम बात करेंगे तो उदाहरण में तो माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गया आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सातों के बाद आठवां जो प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आ जाता है ओपन अथवा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन अथवा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ये आपका आठवां प्रकार होता है। और यह जो होता है अगर हम बात करेंगे इसमें तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करके उसका प्रयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और ना ही यूजर्स द्वारा कोई शुल्क भी चुकाना पड़ता है, यानी कि ये फ्री होता है। यानी अगर हम बात करेंगे उदाहरण की तो वो होता है लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो है क्या है, ये फ्री भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें तो ये क्या होता है विंडोज। अगर बात करेंगे तो विंडोज क्या है? विंडोज जो है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जहाँ पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहीं पे विंडोज क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और मोबाइल टेलीफोन में अगर देखा जाए तो मोबाइल में जो प्रयोग किया जाता है गूगल का एंड्रॉयड ओएस वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल में जो आईफोन ओएस का प्रयोग किया जाता है वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसका सोर्स जो होता है वो कोड गुप्त रखा जाता है। इसमें यूजर्स क्या होता है फ्री नहीं पाता, इसको जो है इसके लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम देखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसके उदाहरण में आपके कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर 3 प्रकार के आते हैं। और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है कि एक कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो केवल ये बाइनरी अंकों को समझ सकता है। बाइनरी अंक कौन कौन से हैं? तो 0 और 1 है, 2 ही अंक हैं। ठीक है, तो इन्हीं को समझ सकता है। बाइनरी अंकों में लिखा हुआ जो इंस्ट्रक्शंस है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उन्हीं को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं में लिखा हुआ जो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम उनको क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को समझ करके और रन कर सकता है, परंतु मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम होता है। साथ ही प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर तैयार करना कठिन काम होता है। तो साथ ही प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक अलग अलग मशीन लैंग्वेज होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। तो इससे बचने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया जाता है तथा इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है इसीलिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो आम बोलचाल की भाषा के करीब होती है, तो इस भाषा में प्रयोग तैयार करना जो है क्या होता है इसका आसान होता है अपेक्षाकृत। तो यहाँ पे क्या करता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब इसमें कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की तो कंपाइलर क्या होता है? तो यह जो होता है यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको तैयार किए गए प्रोग्राम को जो है ये मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? ये चेंज करता है। अब कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटेक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूची करता है। जब गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम जो होता है क्या होता है? संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये होता है कंपाइलर का काम। ठीक है, कंपाइलर जो होता है एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बाद आता है दूसरा जो है वो है असेंबलर। असेंबलर जो होता है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम होता है जो असेंबली या निम्न लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में प्रयोग करता है, मतलब कि चेंज करता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो लिखा होता है निम्न स्तरीय भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम को किस में चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में। तो ये कौन चेंज करता है? ये असेंबलर चेंज करता है। ठीक है, तो असेंबलर ये काम करता है। इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो इंटरप्रेटर जो होता है ये कंपाइलर की ही तरह इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया गया प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है।
ठीक है। इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रोग्राम को प्रत्येक लाइन को एक एक करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता था, एक ही बार में अनुवादित कर देता था। तो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर में बेसिक अंतर है। ठीक है, ये क्या है, अंतर है। ये क्या करता है कि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को जो है चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, और कंपाइलर पूरे जो है एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए, अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में अगर हम जान लेते हैं। बाकी ये भी आपका, अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, ठीक है, तो ये सभी अभी हम आगे जानेंगे इसके बारे में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आगे चैप्टर में आएगा इनके बारे में डिटेल में, तो वहाँ पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में विधिवत समझेंगे कि ठीक है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे कि MS-DOS। MS-DOS का नाम लिया था, तो MS-DOS की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में जान लेते हैं। MS-DOS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, MS-DOS की ये दिया गया है। चलिए MS-DOS के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, MS-DOS क्या है, या MS-DOS को कब इंट्रोड्यूस किया गया, और MS-DOS किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें MS-DOS के बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए MS-DOS की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो ये बनता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या बनता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ये इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या बनता है, फुल फॉर्म बनता है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये 1981 में, ठीक है, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM के द्वारा ये संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। सिंगल और यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके द्वारा तैयार किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM दो कंपनी इसमें मिलकर जो है इसको तैयार किया था, और ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। चूंकि इसमें कमांड को कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, अतः यूजर्स को कमांड तथा उसका सिंटेक्स याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, तो ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS कितने बिट है, 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो है आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें एक महत्वपूर्ण आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो हम सभी लोग जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। ये बनाया किस कंपनी के द्वारा गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, कंपनी का नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, विंडोज 3.0 जारी किया था। ठीक है, कौन सा, विंडोज 3.0 जो है जारी किया था, तो ये 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसके बहुत सारे संशोधित संस्करण हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, ठीक है, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, ये सभी इसके जो है बाद में संस्करण आते रहे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि यह किस पर काम करता है, तो यह जो होता है, ये GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर जो है आधारित होता है, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान होता है। इसमें चित्र, ग्राफ और अक्षर के कार्य जो है किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह मल्टीटास्किंग एकल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, तो ये क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि ये फ्री नहीं होता, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार इसके कुछ जो है विशेषताएं हो गई। ठीक है, इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अभी हम बात करेंगे इसमें लिनक्स की। लिनक्स क्या है, तो लिनक्स की अगर हम बात करेंगे तो लिनक्स जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया। ये मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये जो है फ्री में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी पूछा लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो आपका उसमें क्या आंसर हो जाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, फ्री है। ठीक है, इसमें अब पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आपका मल्टी यूजर फ्री सॉफ्टवेयर हो जाएगा लिनक्स। ठीक है, लिनक्स जो है ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद यूनिक्स है। यूनिक्स भी मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास यूनिक्स का 1970 में किया गया था। कब किया गया था, 1970 में किया गया था, बेल लेबोरेटरीज के द्वारा। ठीक है, एक बेल लैब है, लैब के द्वारा इसका जो है किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बेल लेबोरेटरीज के द्वारा यूनिक्स का, और इसका विकास हुआ था। इसके बाद किसने किया था, तो केन थॉमसन और डेनिस रिची
दो नाम है, नाम याद रखिएगा, केन थॉमसन और डेनिस रिची, ठीक है। तो दोनों लोगों ने मिलकर इसका जो है विकास किया था, ठीक है, दोनों लोगों ने मिलकर इसका विकास किया था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये है नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था, जिसका इस्तेमाल 1970 में फर्स्ट टाइम किया गया था। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिक्स। और लिनक्स को बनाया गया था 1992 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास? 1992 में किया गया था। 1992 में इसका जो है विकास किया गया था यूनिक्स का, ठीक है। एक थे लिनस लिनस टोरवाल्ड, ठीक है, रिनल्स टोरवाल्ड थे, उन्हीं के नाम पर लिनक्स से बना था, ठीक है। इसका जो मस्कट है लिनक्स का, वो क्या है? एक पेंगुइन को रखा, पेंगुइन को बनाया गया था, ठीक है। पेंगुइन एक जानवर होता है, पेंगुइन को जो है इसका मस्कट बनाया गया था। तो ये भी याद रखिए, इसका लोगो जो क्या है, पेंगुइन है, ये याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए एंड्रॉयड जो होता है टच स्क्रीन मोबाइल है, फ़ोन है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, आज के लिए गूगल कंपनी के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुतायत में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग किया गया, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि एंड्रॉयड में किस प्रकार का इंटरफेस है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया, इसका उपयोग किया जाता है इसमें। इसका सोर्स कोड जो होता है लिनक्स तथा अन्य ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, गूगल प्ले हो गया, गूगल सर्च हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, सभी जो क्या है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी इसमें जो दिया गया है आपका ओपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल हो गया, ये सभी हम आगे इसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसको क्या है डिटेल में जानेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अब इसमें हम अगला देखते हैं। अब आगे कुछ फैक्ट हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक बच गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है कि एक कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इतना सारे कार्य करते हैं तो उसमें वायरस आ जाता है, आने की संभावना होती है, कुछ सॉफ्टवेयर त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, उसके लिए बनाया गया, इसका उपयोग किया जाता है, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर की क्या करता है, कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कुछ उदाहरण की, तो जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया। डिस्क फॉर्मेटिंग की अगर बात करेंगे तो इसके द्वारा नए मेमोरी डिस्क जैसे फ्लॉपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, इसको प्रयोग से पहले और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल बनाया जाता है। इसमें स्टोरेज डिवाइस के सभी सेक्टर की जांच की जाती है, खराब सेक्टर की पहचान की जाती है तथा डिस्क का एड्रेस टेबल तैयार किया जाता है। फॉर्मेटिंग के द्वारा डिस्क को दो या अधिक भागों में बांटा जा सकता है, जिसे डिस्क पार्टीशन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के दौरान डिस्क पर पहले से मौजूद डाटा को मिटाया नहीं जाता, तो ये होता है डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। दूसरा उदाहरण डिस्क क्लीनअप आ जाता है, ठीक है। इसके द्वारा मेमोरी डिस्क की अशुद्धियां, अनावश्यक प्रोग्राम को डाटा हटाकर उसकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। बैकअप प्रोग्राम हो गया, जैसे कि कंप्यूटर में लगा जो मेमोरी डिस्क है, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए या डाटा नष्ट होने का डर बना रहता है, तो इसे बचने के लिए डाटा को कंप्यूटर किसी अलग मेमोरी डिस्क में जो है स्टोर किया जाता है, तो उसको कहते हैं बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। फिर आ जाता है एंटीवायरस यूटिलिटी। एंटीवायरस यूटिलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो है आपका क्या आ जाता है, सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम जो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी उत्पन्न करता है, वायरस कहलाता है। और इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए जो है तैयार किया गया जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे पॉइंट, तो उसमें एक डिस्क फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, ठीक है। इसी में डिस्क फ्रेगमेंटेशन 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 ठीक है, ये आ जाता है। और ये क्या होता है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है। जब किसी फाइल को डिस्क पर स्टोर किया जाता है, तो कंप्यूटर सबसे पहले प्राप्त होने वाली खाली जगह पर उसे स्टोर कर देता है। इस प्रकार बार बार उपयोग से डिस्क जो है क्या होता है, बहुत सारे टुकड़ों में बन जाता है और इसे पढ़ने की गति जो है धीमी हो जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है, जो सभी फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर देता है और इससे डिस्क की गति क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। यह स्टोर की गई विभिन्न फाइलों के बीच जो है स्थित खाली स्थान को व्यवस्थित कर देती है, करके जो है मेमोरी प्रबंधन करके बेहतर बनाता है, ठीक है। तो ये काम होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन का। फिर आता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर की बात करेंगे तो ये एक स्थान पर रखे गए सूचनाओं या डेटा का जो समूह है कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कहलाता है, ठीक है।
फाइल मैनेजर में सारे आपको एप्लीकेशन मतलब सूचना डाटा है, सभी जो है इंस्ट्रक्शन और सभी आपके फाइल में ही मिल जाएंगे। और ये होता है एक से अधिक फाइलों को एक स्थान पर एक फोल्डर में स्टोर किया जाता है और फाइल तथा फोल्डर के प्रबंधन के लिए निर्मित सॉफ्टवेयर जो होता है फाइल मैनेजर कहलाता है। ठीक है, फिर इसी में आ जाता है एक अगला जो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, वो होता है फाइल अथवा डेटा कंप्रेशन यूटिलिटी। ठीक है, डेटा अथवा फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, ये क्या होता है? तो इस यूटिलिटी प्रोग्राम का उपयोग हम फाइल को आकार को छोटा करने के लिए करते हैं ताकि वो मेमोरी में कम जगह ले और उसे नेटवर्क पर कम समय में जो है ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब अगले तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ तथ्य दिए गए हैं जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, अब उसको हम देखते हैं, फिर उसी में देखते हैं। चलिए पहला इंस्ट्रक्शन, पहला है तथ्य, इंस्ट्रक्शंस की वो श्रृंखला या सीरीज, अनुदेशों का वो समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। उसको क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर है तो निर्देशों का सेट जो होता है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला पॉइंट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है? तो डेटा को ये सूचना में परिवर्तित करता है, सूचना में चेंज करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। इसलिए आंसर इसका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर के लिए सारा जो है थिंकिंग को करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। ठीक है, जो प्रोग्राम को बनाता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। अगला पॉइंट, एक डॉक्यूमेंट को यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना कहलाता है, तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहते हैं। कंप्यूटर के शब्द में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम ही इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसमें प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है, जब किसी फाइल में वह इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए किसी कमांड को कैरी आउट का प्रोसेस क्या कहलाता है? तो उसको कहता है एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है, वो कौन होता है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर्स के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर्स के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है? तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है क्या कहलाता है? तो उसको प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डेटा या सूचना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए वो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार जो सॉफ्टवेयर कहलाता है तो उसको प्रोग्राम कहेंगे। हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सभी क्या आपका हार्डवेयर है। चलिए किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं होती वो क्या कहता है? तो उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है वह हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण और समन्वय करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज के उदाहरण, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है? तो विंडोज है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करें हैं। चलिए ओपन सोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स तथा एंड्रॉयड ओएस जो है ये क्या है? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री होता है। ठीक है, ये फ्री होता है, सभी के लिए उपलब्ध होता है फ्री में, तो उसको कहते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, लिनक्स क्या है? और वो भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम के में एक साथ दो या अधिक प्रोग्राम को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कितना क्या है? तो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्षमता होती है इसको क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे?
मल्टीटास्किंग कहेंगे, ठीक है। इसके बाद डेटा सोर्स को डेटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। तो ये किस प्रकार के प्रोसेस में होता है, तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग मेथड में। क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग मेथड में होता है। कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। MS डॉस मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म बनता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतःपूर्ण है और रोम में रहता है? तो वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और डिस्क प्रचालन तंत्र मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कमांड क्या है? तो फॉर्मेट करना, यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कमांड है। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? तो बैच प्रोसेसिंग से किया जाता है, ठीक है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए, जहां फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, वहां किया जाता है तथा डेटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित करके बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है, तो उसको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं, बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम उद्देश्य को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर क्या है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो वो होता है कंपाइलर, ठीक है। इससे युक्त लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन करता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? तो सिंटेक्स एरर लगाता है। सिंटेक्स एरर जो होता है वो कौन प्रोग्राम लगाता है पता? तो वो कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, असेंबलर का क्या कार्य क्या है? तो देखिए, असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना इसका मेन कार्य होता है, ठीक है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या है? तो दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, तो आंसर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। असेंबलर का प्रयोग किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं? तो निम्न स्तरीय भाषा को जो है ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के संवाद को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा में बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है? तो मशीनी लैंग्वेज समझ सकता है। और कंपाइलर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जो होता है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है क्या कहलाता है? तो असेंबलर कहलाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, तो किस में करेगा? तो मशीनी लैंग्वेज में किएगा, ठीक है, करेगा। लिनक्स क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंड्रॉयड क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूनिक्स क्या है? तो एक जो है मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स के बारे में याद रखिएगा। विंडोज एनटी के बारे में पूछेगा तो ये एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो हो जाता है स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या निर्देशों को लिखने के लिए होता है तो वो वर्ड पैड होता है। CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो MS वर्ड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, पेज मेकर, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाले जो है सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। सॉफ्टवेयर टूल्स जो यूजर्स को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के फाइलों में प्रयोग किए जाने वाले एक्सटेंशन का नाम क्या है? तो वो है EXE। क्या है? EXE। चलिए उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिनकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है? तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि किसके उदाहरण? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, ठीक है। वो प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डेटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है वो क्या होता है? तो वो स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो वो होता है सांख्यिकीय विश्लेषण में, ठीक है।
वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर से फाइल या साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, वो होता है कंप्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने पर इसे स्टोर किया जा सके, तो उसको कहते हैं बैकअप करना। क्या कहते हैं? बैकअप करना। ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डेस्क टॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म बनता है। डेस्क टॉप पब्लिशिंग इसका क्या है? फुल फॉर्म बनता है। इसके बाद एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, तो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डी फ्रेगमेंटर कहते हैं। फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम जो है क्या है? फाइल कंप्रेशन होता है। अगला पॉइंट है कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एरर को क्या कहा जाता है? तो बग्स कहा जाता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कार्यप्रणाली की जांच करने, उसमें विद्यमान एरर्स को ढूंढकर उसे ठीक करने के लिए क्या कहा जाता है? तो डीबगिंग प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया कौन सी होती है? तो डीबगिंग प्रक्रिया होती है। फ्री में प्रयोग किया जाने वाला जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है तो फ्रीवेयर कहलाता है। ठीक है, फ्री में प्रयोग किया जाने वाला जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है उसको क्या कहते हैं? फ्रीवेयर कहते हैं। संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है तो पीडीए में पाया जाता है, मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में पाया जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन चेंज करता है? तो कंपाइलर चेंज करता है। टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफर किया जा सकता है तो वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव अथवा डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे तो फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर की बात करेंगे तो अनुदेशों का वो समूह जो कंप्यूटर के रोम में निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कंपाइलर कहते हैं। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर फ्री वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है तो उसको हम कहते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है किसका एक मिश्रण है? तो फर्मवेयर का मिश्रण। ठीक है, किसका है? फर्मवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है। रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? तो फर्मवेयर ही कहलाते हैं। अगला पॉइंट है ग्रुपवेयर क्या है? तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ग्रुपवेयर। ठीक है, यूजर्स यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर उसको जो है निर्धारित कर सकता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो बूटिंग होता है। बूटिंग करना कहलाता है। आंसर बूटिंग हो जाएगा। अगला पॉइंट है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं बूटिंग। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद की अनुमति देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ड्राइवर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्राइवर्स कहलाते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इसका होना आवश्यक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। रोम में परमानेंट रूप से सेव किया गया जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है वो बायोस कहलाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः करती है। क्या कहते हैं? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। तो पोस्ट करती है। ठीक है, स्वतः जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पोस्ट। वो कौन सी प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं? तो यह प्रक्रिया जो होती है वो होती है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग जो प्रक्रिया होती है ये जांच कर रही होती है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। जब कंप्यूटर बूट करता है तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी भी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए क्या कमांड है? तो उसके लिए अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म बनता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है तो उसको बायोस कहते हैं। पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं वार्म बूट करना। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा गया तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, ये याद रखिएगा।
जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ठीक है। GIF का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए आइकॉन्स के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया था। तो किसका प्रयोग, तो वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग। जो इंस्ट्रक्शन आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। जो अनधिकृत रूप से हो, मतलब चोरी से डेटा को अगर कॉपी करो सॉफ्टवेयर को, उसका वितरण करो, उसको फैलाओ, तो उसको हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगला पॉइंट है, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग कानूनी अधिकार प्रदान करता है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। चलिए अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की वह क्षमता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः कॉन्फ़िगर कर लेता हो, क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है, प्लग एंड प्ले कहते हैं। यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके प्रयोग से पहले इसका किसका इंस्टॉल होना जरूरी है, तो डिवाइस ड्राइवर का इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोल्ड बूट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोल्ड बूट कहते हैं। पोस्ट का क्या करता है, तो पोस्ट जो होता है वो कोल्ड बूटिंग करता है, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है कोल्ड बूटिंग करता है। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, तो इससे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है। चलिए, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर प्रचालन क्या कहलाता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की जो आए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा। देखिए लिनक्स जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स यूनिक्स ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CAD का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। CAD का फुल फॉर्म, CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताना है कि इसमें से क्या है। तो MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसमें आपका MS वर्ड आ जाता है, MS पावर पॉइंट आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, ठीक है। और MS एक्सेस जैसे अन्य प्रोग्राम उसमें आ जाते हैं। चलिए, कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें शब्द संसाधन में प्रयोग किया था, ठीक है। प्रोसेसिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग। शब्द संसाधन मतलब वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में इनमें कौन सा हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। पेज मेकर हो गया, MS वर्ड हो गया, वर्ड स्टार हो गया, तो इन सभी का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन जगह उपयुक्त सभी, ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें से पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर होते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बग। और बग को शुद्ध करने के लिए हम कहते हैं डीबगिंग, ठीक है, डीबगिंग करना, ठीक है। इसको सुधारने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, डीबगिंग करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य बताना, ठीक है। असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो बताया था उसमें जब फैक्ट बढ़ा रहे थे। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में मतलब मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना या परिवर्तित करना। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैच। पैच प्रोग्राम, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पैच प्रोग्राम उसको कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में पाए गए त्रुटियों को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। त्रुटियों को ढूंढना, उन्हें ठीक करना डीबग कहलाता है। और त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है जिसे पैच कहते हैं। बैकअप क्या होता है, बैकअप कहलाता है, क्या कहलाता है, तो देखिए बैकअप की बात करेंगे तो मूल स्रोत से डेटा को जो है अलग कहीं कॉपी करके सुरक्षित रखना बैकअप कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसकी राइट है। चलिए, इंस्ट्रक्शंस का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है बतलाता है उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है प्रोग्राम, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम होता है। चलिए, यूजर्स कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो ये कैसे निर्धारित करेगा, तो इसके लिए वो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखेगा और सूची जो देखेगा उसमें जितने भी प्रोग्राम होंगे सभी उसमें जो है लिखे रहेंगे। चलिए, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं ये सुनिश्चित किया जाता है, कब किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करा जाता है जो है बूटिंग प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। जब ओपन किया जाता है सिस्टम को तब जो है ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसके सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं।
और अच्छे से लगे हुए हैं। चलिए, दो या अधिक प्रोग्राम एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दो या दो से अधिक जो प्रोग्राम है एक साथ अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड की बात करेंगे, यह जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ग्रुप बेयर क्या होता है? तो ग्रुप बेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इसमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए, जीआईएफ का फुल फॉर्म बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, जीआईएफ का फुल फॉर्म, तो जीआईएफ का फुल फॉर्म बनता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या बनता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो हाई लेवल लैंग्वेज है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो वो होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 21 देखते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग इसमें से इसका प्रयोग पर स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों अथवा आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसका प्रयोग हम करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? वो कौन सा प्रोग्राम होता है? तो उस प्रोग्राम का नाम है कंपाइलर। ये काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह अनुदेश आसानी से जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ठीक है, जिसको हम आसानी से समझ सकें, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम कहेंगे यूजर फ्रेंडली। ठीक है, चलिए, वो सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता मतलब यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटिंग रूटीन कौन सा टेस्ट करता है? ठीक है, तो जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो बूटिंग रूटीन जो होता है वो टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट को टेस्ट करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, दो या दो से अधिक प्रोसेसर के द्वारा या अधिक दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा या दो या दो अधिक अधिक प्रोग्राम का एक एक साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी प्रोग्राम के मानों द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? तो पठनीय दर्शन जो होता है उसको कहते हैं प्रोग्राम कोड। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? तो देखिए, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से अगर बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बनता है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम। चलिए, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी पार्ट हो जाएगा, इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? इसके बारे में बात हो गया, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जगह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, लिनक्स किस सिस्टम का किस किस्म का जो है सॉफ्टवेयर है? ठीक है, लिनक्स बताइए। तो लिनक्स जो है क्या है? वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं जो है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं उसको? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर बताना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंपाइलर क्या है 35 में? तो कंपाइलर जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उसका क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कम मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर। क्या कहते हैं? डिस्क डी फ्रेगमेंटर कहते हैं।
तो आंसर यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? उसको उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं और जो है मशीन लैंग्वेज। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें से कौन सी एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की जो है अनुमति देती है? तो वो कौन सी ऐसी सेवा है? तो वो होती है वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग ऐसी सेवा होती है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 40, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं वायरस। ठीक है, इसके लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एंटीवायरस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो डी ऑप्शन राइट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कंपाइलर होता है। यहाँ पे सी पार्ट जो होगा वो ये सीधा दिया गया है, तो इसका सॉफ्टवेयर ही सही है। राइट आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर ही सही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही सही है। वो सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ही एक समय है जो क्या करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्यों को करने के लिए, मदद करने के लिए किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है। यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक सेट होता है या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर। तो आंसर यहाँ पे बेसिकली क्या है? डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के नाम से। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक मतलब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अगला हम देखेंगे इसमें चैप्टर जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होगा, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके क्या होगा, सिलेबस के अनुसार होगा, उसको हम देखने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।